हम लोग डिटर्मिनेंट्स में ही एक नोट और ले रहे हैं कि के ए अगर है तो वी कैन राइट इट के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे कि इसके बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं। आपको बोला फाइंड करिए डिटर्मिनेंट 3ab if determinant of a is 2 and determinant of b is 5, where order of a and b is 3/3। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3ab और ऑर्डर 3/3 है तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा इस रूल के हिसाब से। डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा। तो ये हो गया 27, डिटर्मिनेंट ए इज़ 2 एंड डिटर्मिनेंट बी इज़ 5, तो 270 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज़ n क्रॉस n। ठीक है जी। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया और ये नोट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में आजकल आ ही रहा है फ्रिक्वेंटली, जैसे ऐसे बोल देगा इफ़ ए इज़ 3 2 1 1 फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that a square plus a plus bi equals to 0। also find a inverse। ठीक है जी। तो ऐसा एक क्वेश्चन है जो आ ही रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ए स्क्वायर निकाल लीजिए। सबसे पहला स्टेप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 2 1 1 एंड 3 2 1 1 करिए। तो ये हो जाएगा 9 + 2 6 + 2, ये हो जाएगा 3 × 3 9 + 2 3 × 2 6 + 2 एंड फिर 3 + 1 फिर 2 + 1। तो वैल्यू आ गई आपकी 11 8 4 3। ये आ गया ए स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज 11 8 4 3 प्लस ए आई का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स में सबको ए से मल्टीप्लाई करो, 3a 2a ए प्लस बी आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी 0 0 बी, ऐसे हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ऐड करिए 11 + 3a + b, 11 + 3a + b, नेक्स्ट बनेगा 8 + 2a, नेक्स्ट बनेगा 4 + a, फिर बनेगा 3 + a + b,
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेट करके आप ए और बी निकालिए। दिस इक्वल टू 0 रखिए, तो हो जाएगा 4 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ए आ गया आपके पास -4। ऐसे नेक्स्ट करो, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसमें ए का वैल्यू डालो, बी निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3 -4 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो बी इक्वल्स टू 1 आ गया, ए आ गया, बी आ गया। ठीक है जी। अब ए और बी का वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, इसी इक्वेशन में डालो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, और ये ध्यान रखना जब भी इक्वेशन आएगी, ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में और आपको बोल रहा है ए इन्वर्स निकालिए, तो ए इन्वर्स बिल्कुल भी आप कोफैक्टर्स करके नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इन्वर्स, इससे मल्टीप्लाई करो और तब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ऐसे हो जाएगा ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, ए इंटू ए। ठीक है जी। तो अब ए इन्वर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये सिंपली ए इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए इन्वर्स का वैल्यू निकालो। 4i को पहले ले जाते हैं और i इंटू ए हो जाएगा -a। अब इसमें वैल्यू आप लगा दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और ए मैट्रिक्स की वैल्यू लगा लो, तो आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। ये हो गया 4004 माइनस ए हमारा कितना था, 3211। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 4 - 3 1 0 - 2 -2, दिस इज़ -1, 4 - 1 3। तो ये हमारा ए इन्वर्स आ गया, आंसर खत्म। ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन जो था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमने बोला ए मैट्रिक्स दे देगा, या तो हो सकता है कि यहाँ पर जैसे हमने ए और बी फाइंड करने को बोला, तो वो ए और बी की वैल्यू भी दे देगा, सिर्फ बोलेगा कि शो करो कि ये 0 है और फाइंड करो ए इन्वर्स। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि ए इन्वर्स हम कोफैक्टर्स वाले मेथड से निकालते हैं, तो वैसे मत निकालिएगा, आप मल्टीप्लाई करके निकालिएगा ए इन्वर्स दोनों तरफ। अब नोट, एक और नोट लिख रहे हैं। अगर हमारे पास कभी ऐसे आ जाए डिटर्मिनेंट ए इज़ 0, इफ़ डिटर्मिनेंट ए 0, तो इसकी 2 कंडीशंस बनती हैं इसके आगे। फर्स्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन केस स्टडी पे बेस्ड आ रहा है, तो हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इफ़ डिटर्मिनेंट ए बोल दिया उसने 0 है, केस स्टडी दे दिया और बोल दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी,
मतलब तो क्या होगा, ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो आपको ये रिज़ल्ट पता होने चाहिए। एक तो ये हो गया, और अगर ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 1 1 1 -2 1 3 1, फाइंड करिए ए इनवर्स। आपको एक तो ए इनवर्स फाइंड करना है और हेंस सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालिए। करिए, पहले आप लोग ट्राई करिए। जिसका वैल्यू आ जाएगा चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा क्या आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट ए। सभी को आता ही है एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का। वैसे सबसे अच्छा रहता कि अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ इस कॉलम में एक ज़ीरो है, तो अगर मैं कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसके हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए 1, 0 छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो मैं कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन दे रहा हूँ, तो ये हो गया 1, सीधे लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिया, तो 3 माइनस 1, 7 प्लस 2 9 आ गया, ठीक है जी। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं केस स्टडी में बना दिया कि आपको ए दे दिया और फर्स्ट आपको बोल दिया फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शंस दे दिए ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया। सेकंड पार्ट में बोल दिया इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज़ 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट if option A adjoint A is equal to 0, option B adjoint A into B is not equal to 0, option C adjoint A into B equal to 0 और ऑप्शन डी नन, ऐसा कुछ भी बोल दिया। तो आपको अगर ये जो रिज़ल्ट जो लिखाए हैं ये याद हैं तो सीधा सीधा आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है जी। चलो अब इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, सबके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 7 आ गई। फिर A12, तो पहले आगे माइनस लगा लो क्योंकि ऑड है, तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो गया 0 माइनस 3, तो माइनस 3 आ रहा है तो इट इज़ 3। फिर A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए,
तो हो गया 0 -1, तो वैल्यू आ गई -1। ठीक है, आप लोग वेरीफाई करते जाइए। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1 + 2, पहले आगे माइनस लगा लो, 1 + 2 यानी -3 हो गया। फिर A22 निकाल लेते हैं। A22 हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 1 -1, तो वैल्यू 0 हो गई। और फिर A23 तो ऑड है, तो पहले आगे माइनस लगा लो, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -2 -1, तो वैल्यू आ गई -3, तो ओवरऑल इट इज़ +3। एंड फिर A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 -1, तो वैल्यू हो गई 2। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 -0, तो आगे माइनस लगा लो, अगेन -3 हो गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -0, 1 आ गया। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए क्या होगा, इस पूरे को एक कॉलम ले लिया, पहला कॉलम बन गया है 7 3 -1, जो भी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं वो पहला कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स है, ये सेकंड कॉलम हो गया -3 0 3। फिर थर्ड हो गया 2 -3 और 1, तो ये हो गया एडजॉइंट ए। और फिर ए इन्वर्स, ए इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब वैल्यू प्लेस कर लो, 1/डिटर्मिनेंट ए हमारा कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए था 9, 1/9, और ये हो गया 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब आपको x निकालना है, तो x = A इन्वर्स B लगाओ। तो अब पहले उससे पहले A इन्वर्स B लगाने से पहले इसके कोफिशिएंट देख लो, x y z, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास। सेकंड है x का कोफिशिएंट 0 है, फिर 1 फिर 3, तो 0 1 3 सेकंड रो है। थर्ड है 1 -2 और 1, तो 1 -2 और 1, तो बिल्कुल जो इक्वेशन है उसी ऑर्डर में ए मैट्रिक्स के आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसलिए सीधा सीधा अब हम ये वाला लगाएंगे, x = A इन्वर्स B। तो x हो गया हमारे पास ऐसे, x y z लिख लेंगे x की जगह पे। A इन्वर्स हमारे पास हो गया 1/9, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। और b क्या है, जो इक्वल्स टू में हमारे पास इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स हैं, विच इज़ 6 11 और 0, तो उसको लिख लेते हैं। ये हो गया 6 11 और 0, तो उसको सॉल्व किया, कितना आएगा, 7 × 6 42 -33, फिर 18, बस ओनली 18, फिर -6 + 33, तो ये हो गया 9, फिर 18 एंड 13 27, और आगे 1/9, तो बस x y z आ गया आपके पास, ये आ गया x y z। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x आ गया 9/9 यानी 1, y कंपेयर करेंगे 18/9 विच इज़ 2, z कंपेयर करेंगे तो 27/9 विच इज़ 3, तो ये हमारा x y z आ गया 1 2 3। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमको दे रखी है इसमें किसी भी एक में डाल के देख लो, जैसे इसमें x y z LHS में डालेंगे 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 = 6 आ रहा है, RHS आ रहा है।
इसलिए हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही रहा है पेपर में आजकल। और इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर सकते हैं। रीफ्रेम कैसे? जैसे मैं ये बोलता हूँ कि ए मैट्रिक्स मुझे ये दिया हुआ है इस बार। ए मैट्रिक्स है 3 1 2 3 2 -3 2 0 -1। ये ए मैट्रिक्स है। आपको बोल दिया कि फाइंड करो ए इनवर्स। तो यहाँ तक तो सेम वैसी है जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में किया ही है। और फिर बोल दिया हेंस सॉल्व। इक्वेशन दे दी आपको। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल्स टू 5। तो अब इसमें क्या करेंगे? पहला स्टेप तो आप वही करोगे, ए इनवर्स निकाल लोगे। ये तो हो गया स्टेप 1। ए इनवर्स तो आपको आ ही गया कैसे निकालना है। फिर ए इनवर्स निकालने के बाद आप इसके कोफिशिएंट्स चेक करो। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं रो में नहीं है, कॉलम में है। 3 3 2, ठीक है ना, कॉलम में है। ऐसे इसके भी जो कोफिशिएंट्स हैं वो नेक्स्ट कॉलम में है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो नेक्स्ट कॉलम में है। तो अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज लगाएंगे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। बस इसमें यही एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इट इज़ सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा क्या आ रहा है आप लोगों का। तो ये डन हो गया। इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है हमारे पास। ये है एग्जांपल 33। एग्जांपल 33 लेते हैं। तो इसमें आपको पहले इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को हम ए मान लेंगे, एक को हम बी मान लेंगे। तो इसको मैंने ए मान लिया। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और दूसरे को हम बी मान लेते हैं। ये हो गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो पहले आप ए बी निकालिए, ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1 -1 2, फिर 0 2 -3 3 -2 4। और दूसरा मैट्रिक्स है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 इंटू -2, फिर -9 और +12। तो ऐसे नेक्स्ट ले लो। इसका नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 0 -2 और +2, 0 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 +3 -4, ठीक है, ये भी 0 आ गया। यहाँ भी 0 आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3, यहाँ 1 आ जाएगा। और इसको भी सॉल्व करके लिख ही लेते हैं, ये भी 1 आ रहा है।
ये 0 आएगा, ये 0, ये 0, ये 1 आ गया। यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन मेरा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू हो गया आई। ठीक है जी, तो एक तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना था, एक ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि अब आप इसको सॉल्व करो, तो मुझे इसको सॉल्व करना है इनके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के ही बेसिस पे। तो अब आप इसके कोफिशिएंट देखो, 1 -1 2, 1 -1 2, फिर 0 2 -3, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स में है जिसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। और ये जो इक्वेशंस, ये जो कांस्टेंट है इक्वल्स टू में, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी, ए एक्स इक्वल्स टू सी, वेयर सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 1 1 2 जो इक्वल्स टू में था। ठीक है जी, अब मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या होगा, a इन्वर्स c लगेगा। तो a इन्वर्स चाहिए, तो a इन्वर्स मैं एडजॉइंट a से नहीं निकालूंगा, इसको यूज़ करके निकालूंगा। कैसे, दोनों तरफ a इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा a इन्वर्स और i। तो a इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, a इन्वर्स इंटू a, ये तो मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर रह गया a इन्वर्स, तो यानी a इन्वर्स का वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तब मैं a इन्वर्स की जगह क्या लिख लूँगा, b लिख लूँगा। तो ये हो गया b और c, और b मैट्रिक्स मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ये मेरा b मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 9 -6, ये हो गया 2 9 6 -2 9 6, और 0 2 1 0 2 1, फिर है 1 -3 -2, 1 -3 -2, ये है b, और c हो गया 1 1 2। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास x y z आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो करके हमारे पास आ रहा है -2 + 2, ये तो 0 हो गया, 9 + 2 11 -6 यानी 5, और 6 + 1 7 -4 यानी 3। तो ये मेरा आंसर आ गया, x is 0, y is 5 एंड z is 3। इसको आप फिर से डाल के देख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं आ रहा है। x हमारा 0 आया था, y 5 और z आया था 3, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेंगे, तो 0 -5 + 6, तो सॉल्व होके RHS आ रहा है। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के आई आया था, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास a और b को मल्टीप्लाई किया तो 6i आ गया, मतलब इस तरह से आ जाएगा। 6i का मतलब हमारा ये है कि ऐसे आ गया, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ऐसे आ गया। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू हो गया 6i। तो फिर से a का इन्वर्स निकालना है, तो a इन्वर्स मल्टीप्लाई किया 6a इन्वर्स इंटू i, तो हो गया b 6a इन्वर्स, तो a इन्वर्स कितना आएगा 1/6 b। तो सब में इसमें जैसे हम यहाँ लिखा है हमने b इंटू सी लिखा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a इन्वर्स c, तो a इन्वर्स की जगह b/6 इंटू सी लिख लेंगे हम, फिर नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसमें एक ये वाला क्वेश्चन मिसलिनियस में, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, 2/x 3/y
10/z इक्वल्स टू 4, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है 2/x 3/y प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4, और है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ से, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ए मैट्रिक्स मान लो। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो कांस्टेंट से ऊपर 2 3 10 और 4 -6 5 और 6 9 -20, ये हो गया ए मैट्रिक्स। फिर x आपके पास क्या आएगा, 1/x 1/y 1/z, ये x हो गया, और b क्या हो गया, जो इक्वल टू में 4 1 2। बस अब नॉर्मल बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक कर ही रहते। x इज इक्वल टू a इन्वर्स b निकल जाएगा, a का इन्वर्स आपको निकालना आता ही है, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में आपके पास ऐसे आ जाएगा 1/x 1/y और 1/z, जबकि अभी तक क्या था, XYZ था। बस इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेम पैटर्न हो गया। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव में सबसे पहले आपका है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम ये कह रहे हैं, if function is continuous at x is equal to a if f of a equals to limit x tends to a fx। ठीक है जी, अगर ऐसे आ जाता है इक्वल तो कंटिन्यूस हम कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमारे पास ऐसे है, fx मैंने ये बोल दिया कि x² -1 / x - 1 if x is not equal to 1 and 2 if x equals to 1। तब मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि एफ ए यानी f ऑफ 1, जब x का वैल्यू 1 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का वैल्यू है 2। ठीक, फिर हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो x टेंड्स टू 1 में हम कौन सा लेंगे, नॉट इक्वल टू 1 वाला लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, नॉट इक्वल टू 1 में ले लिया x² -1 / x - 1। अब इसमें आप अगर 1 डालेंगे तो ऊपर 0 नीचे 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, कभी भी 0/0 फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्या करो, ऊपर फैक्टर्स बना लो, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको लिख लो x - 1 और x + 1, ऐसे फैक्टर्स बना लो इसके। तो x - 1 ऊपर नीचे से कट जाएगा, बच गया सिंपली x + 1। अब इसमें आप x की जगह पे 1 डाल लो, तो आंसर क्या आ गया, 1 + 1 2। तो ये और ये सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे f1 इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के, therefore fx is continuous at x equals to 1। ठीक है जी, अब इसमें कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले और लगते हैं,
तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये हमेशा ही 1 होता है। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये हमेशा ही 1 होता है। या फिर इसका रेसिप्रोकल भी है अगर x ओवर साइन x, तो भी ये 1 होगा। या फिर ऐसे है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, तो भी ये 1 होगा। या फिर इसका रेसिप्रोकल है x ओवर tan x, तो ये सारे ही 1 होते हैं। ठीक है जी। और तीसरा, अगर आपके पास ऐसे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये हमेशा ही log a होता है। अगर ये a की पावर आ गया तो log a कहलाएगा। और चौथा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। ये आपको आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस x क्या होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है कि 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा। और एक ओकेजनली ये भी यूज़ हो जाता है, तो कई बार यूज़ हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए log 1 प्लस x ओवर x, इसका वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है जी। जैसे कि हम क्वेश्चन और बोलें, अच्छा इसको बोलने से पहले एक पॉइंट और समझो कि जैसे हमने ये बोला शुरू में कि कंटिन्यूस कब होता है, इस सिचुएशन में कंटिन्यूस होता है। अब राइट साइड पे क्या है, लिमिट्स है। तो लिमिट को भी आपने 11th में पढ़ा था कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी को हम फर्दर, एक पॉइंट तो ये है, दूसरे पॉइंट के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एफ ए इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, दिस इज़ राइट हैंड लिमिट, और इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर ये है तो भी कंटिन्यूस होगा। तो ऐसा हम कब लेंगे? तो एक क्वेश्चन तो ये मैंने लिया जो इसके बेसिस पे था। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन ये बोला कि एफ एक्स है साइन एक्स ओवर 2x if x is greater than 0 and 1 by 2 if x is equals to 0 and 1 over 1 plus cos x if x is less than 0, ऐसे बोल दिया मैंने। तो अब मुझे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है एट 0। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एट हमने बोला एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 में क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू होगा 1 बाई 2, क्योंकि जब 0 दे रखा तो वैल्यू इज़ 1 बाई 2। फिर अगर मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी नॉट, यहाँ जो था इस क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू 1 था और इक्वल टू 1 था, दो केस थे। इसमें क्या है, इसमें 3 केस हो गए, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग, लेस देन, यानी जब भी आपके पास इनइक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन या लेस देन आएगा, तो आपने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के करना है। ठीक है, जब भी ये सिचुएशन आएगी तो उस समय आपने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के करना है। तो ये हो गया x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में फंक्शन क्या होगा, 0 प्लस में फंक्शन हो गया साइन x ओवर 2x।
तो 0 प्लस है तो आप पुट करके दिखाएंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंपली यहाँ पे साइन h हो जाएगा ओवर 2h, तो साइन h बाई h 1 हो गया, तो बच क्या गया 1/2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रही है, तो आप तीसरे स्टेप पे जाइए। अगर यहीं पर ही कभी ऐसा आ जाता है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो आप यहीं पर ही स्टॉप कर दीजिएगा। यहीं पर ही हम लिख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस है, तीसरे स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें पुट कर लीजिए x की जगह 0 माइनस एच, पुट कर लिया हमने x की जगह 0 माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एच, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर वैसे भी मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, h की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 1/2 हो गया। तो अब यहाँ से वी कैन से कि तीनों इक्वल आ गए, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस। नाउ सिंस f0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है जी। इसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन आपसे ये कह देता हूँ कि फाइंड करिए a एंड b if fx equals to a sin x, x sin x, a x sin x over 1 minus cos x if x greater than 0, and 3 if x equals to 0, और e की पावर bx माइनस 1 ओवर x if x लेस देन 0। हमने बोला a और b फाइंड करिए, ये फंक्शन हमें दे रखा है और ये फंक्शन है हमारे पास, और बोल दिया कि if fx is continuous at x is equal to 0, ये आपको बोल दिया क्वेश्चन में। तो बिगिन वैसे ही करिए, 0 जब x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का वैल्यू 3 है, वहीं से आप बिगिन करिए। तो f जब 0 है तो फंक्शन क्या है 3। फिर हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीड करिए जैसे बाकी क्वेश्चंस कर रही हैं। तो 0 प्लस के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस के लिए फंक्शन हो जाएगा नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 वाला, यानी a x साइन x ओवर 1 माइनस कॉस x। तो पुट करिए x की जगह 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h पुट करिए, तो पुट हो जाएगा x की जगह पे 0 प्लस h। तो जब भी h आएगा क्वेश्चन में तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हमारी h के लिए आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, a यहाँ पे h हो गया, यहाँ पर साइन h हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस h। तो फिर क्या होगा, a बाहर और ये हो गया h, साइन h के साथ 1 बनाने के लिए h हमें नीचे चाहिए,
क्योंकि यही हमने फॉर्मूला बताया। तो h हमने यहाँ क्या किया, डिवाइड कर लिया, तो h यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो h स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस h का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 माइनस कॉस x का भी फॉर्मूला लिखाया, विच इज़ 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल उसका हाफ। तो ये स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक h डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए h मल्टीप्लाई किया, तो ऑलरेडी एक h था, h स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा ली। ठीक है, ये मैंने इस स्टेप में किया सो फार। तो मुझे मालूम है ये साइन h बाई h 1 हो जाएगा, और इसको नीचे साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, 2 बार क्या बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, यहाँ से 2 टर्म निकलेंगी, साइन h बाई 2 और साइन h बाई 2, क्योंकि स्क्वायर है। और इसके ऊपर h स्क्वायर है, 2 h हैं, तो एक h यहाँ, एक h यहाँ। तो हमने बोला था कि अगर रेसिप्रोकल में है तो वो भी 1 हो जाता है। तो यहाँ साइन h बाई 2 है, तो ऊपर मेरा h बाई 2 होना चाहिए। तो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करो, तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली 2 इंटू 2 4 बचेगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको लगा देते हैं। ये हो गया a लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 h बाई 2 ओवर साइन h बाई 2, फिर h बाई 2 ओवर साइन h बाई 2 इंटू 2 और साइन h बाई h, ये वाली टर्म। और नीचे एक 2 और था, तो उसको यहाँ लिख लिया। तो ओवरऑल सॉल्व किया, तो ऊपर तो हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये मेरा 1 हो गया। तो बच के गया 4 ओवर 2, यानी 2a बच गया। ठीक है जी। तो 2a हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है तो सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया, 3 इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे 2a, दैट मीन्स a का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, यहाँ तक a आ गया हमारे पास। इसके बाद b निकालने के लिए अब इसको लेते हैं लेस देन 0 के लिए। तो हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx हो जाएगा e की पावर bx माइनस 1 ओवर x। तो पुट करिए, तो पुट करिए x की जगह पे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस bh आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, x की जगह हमने माइनस h डाल दिया एक तरह से, डिवाइडेड बाई माइनस h। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे आप माइनस h डाल लीजिए। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो यही हमने फॉर्मूला बताया कि e की पावर में जो होगा वही नीचे भी होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है, b माइनस बी एच है, माइनस h तो है, कमी किसकी है, b की है। तो b मल्टीप्लाई और b डिवाइड कर लो, तो उससे क्या होगा, उससे ये मेरी टर्म 1 हो जाएंगी, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये टर्म मेरी 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, सिंपली b बच रहा है, तो b आ गया। तो b किसके इक्वल होगा, b विल बी इक्वल टू अगेन शुरू में 3 के इक्वल, तो b आ गया यहाँ से, b इक्वल्स टू 3। a आ गया, b आ गया, बस यही हमारा आंसर है। तब आप लोग होमवर्क में 5.1 ट्राई करिए, कोई डाउट्स होंगे तो डिस्कस करेंगे।